नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियोस की सूचना उनको निरंतर मिलती रहे। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है औरंगजेब की उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश सदैव से ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश रहा है और दिल्ली पर शासन करने वाले प्रत्येक सुल्तान और बादशाह को इन प्रदेशों पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। और जो भी अच्छे शासक थे उन्होंने इन प्रदेशों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। भारत से कश्मीर और अफ़गानिस्तान जाने वाली घाटियों और उनके आसपास की पहाड़ियों में सम्मिश्रित तुर्की और ईरानी जातियों के अनेक घराने रहा करते थे, जो उत्तर में पठान और दक्षिण में बलूच के नाम से जाने जाते थे और आज भी हैं। आज भी जो है ये जातियां वहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस्लाम धर्म में दीक्षित होने के बावजूद ये जातियां अपने प्राचीन जातीय संगठन, बोलचाल और लूट मार करने के अपने चिरकाल के पेशे को अभी तक नहीं छोड़ा है इन्होंने। अभी भी इन प्रदेशों में आप देखते हैं कि संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो आपसी झगड़ों के कारण इन जातियों में एकता भी नहीं होती थी और वे कोई राष्ट्र निर्माण करने में सफल नहीं हो सके और उनका संगठन जातीय संगठन से अधिक ऊपर नहीं उठ सका। इनके संगठन में कोई कड़ा अनुशासन भी नहीं था, क्योंकि उनका प्रदेश पहाड़ी है और बंजर है। इसलिए ये लोग सदैव मैदानों में जाकर लोगों को लूटते थे और अपना जीविकोपार्जन करते थे। इसके अलावा जो व्यापारी भारत आते या जाते समय इनके प्रदेशों के दर्रों से होकर के निकलते थे, ये लोग उनके साथ भी लूटपाट किया करते थे। तो दीर्घकालीन अनुभव के बाद मुग़लों ने देखा कि उस प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सैनिक शक्ति इन जातियों को नियंत्रित करने की अपेक्षा उन्हें रुपए पैसे दे करके वश में करना सरल था। यानी मुग़लों को ऐसा लगा कि इनसे लड़ाई झगड़ा करना व्यर्थ है, इनसे लड़ना व्यर्थ है, अतः वो लोग उनको शांत करने के लिए जो है उनको कुछ रुपए पैसे दिया करते थे। तो इस तरह से मुग़ल सम्राट इन लोगों को शांत रखने के लिए सीमांत रास्तों को खुला और सुरक्षित रखने के लिए इनको घूस दिया करते थे। औरंगजेब इन्हें 6 लाख रुपए वार्षिक देता था। औरंगजेब जैसा बादशाह जब इनको 6 लाख रुपए वार्षिक देता था तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने ख़तरनाक थे। किंतु सीमा के सरदारों को इस प्रकार से घूस दे करके वश में करना सदैव सफल नहीं हो पाता था, क्योंकि उन लोगों में प्रायः नए सरदार उत्पन्न हो जाते थे और वे मुग़लों की सीमा में लूट मार प्रारंभ कर देते थे। तो इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में जिन जातियों के लोग रहते थे वो स्वभाव से लड़ाके थे और स्वभाव से जो है वो ख़तरनाक थे। लूटपाट इत्यादि में उनकी काफ़ी रुचि थी। सन 1661 ईस्वी में यूसुफ जइयों ने आसपास के प्रदेशों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। उनको एक महान नेता मिल गया था जिसका नाम भागू था। तो भागू ने एक व्यक्ति को झूठ-मूठ ही पुराने राजघराने का वंशज बता करके उसको मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उसका वजीर बन करके वह एक बड़ी फ़ौज का उसने संगठन किया। उसने अटक के पास सिंध नदी पार करके मुग़लों के हजारा ज़िले पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के स्थानीय शासक शादमन को जीतकर उस प्रदेश के किसानों से उसने
लगान वसूल किया। तो उनके एक दूसरे दल ने पश्चिमी पेशावर के शाही इलाके में लूटमार करना आरंभ कर दिया। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला, इसकी सूचना मिली यूसुफजइयों के विद्रोह की, तो औरंगजेब ने शाही इलाकों की रक्षा का पूरा प्रबंध किया और हुक्म दिया कि शाही सेना के 3 दल आक्रमणकारियों के प्रदेश पर आक्रमण करें। अप्रैल 1667 ईस्वी में अटक के फौजदार कामिल खां ने शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें मार भगाया। तो अफ़गानिस्तान से एक सेना लेकर के शमशेर खां ने मई में सिंधु नदी को पार किया और यूसुफजइयों के प्रदेश में पहुंचकर उसने शाही सेना के प्रधान सेनापति का काम संभाल लिया और यूसुफजई सीमा में प्रवेश करके उन्हें बुरी तरह से रौंदा। इसी तरह से सितंबर 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने मोहम्मद अमीन खां को यूसुफजई लोगों को दंडित करने को भेजा और उसने उनका इस कठोरता से दमन किया कि वे कुछ वर्षों तक शांत रहें। 1672 ईस्वी में सीमांत प्रदेश में पुनः विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1672 में जलालाबाद के फौजदार के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से अफरीदियों ने अकमल खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। पहला विद्रोह आपने देखा वो यूसुफजइयों ने किया था, दूसरा जो विद्रोह हुआ वो अफरीदियों का हुआ। तो अकमल खां ने स्वयं को शासक घोषित कर दिया। उसने मुग़लों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध की दुंदुभी बजा दी तथा समस्त पठानों से सहयोग देने की उसने प्रार्थना की। तो इन्होंने अफ़गानिस्तान के राज्यपाल मोहम्मद अमीन खां पर अली मस्जिद में हमला किया तथा मुग़लों को उन्होंने बुरी तरह से पराजित कर दिया। मोहम्मद अमीन खां तथा उसके कुछ पदाधिकारी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलने में सफल हुए और वो पेशावर जा पहुँचे, परंतु इस बार उन्होंने अपना सर्वस्व गंवा दिया। जुर्माने के रूप में एक बहुत बड़ी रकम देकर अमीन खां ने अपनी माँ, अपनी स्त्री और पुत्री को छुड़ाया जो कि बंधक बना लिए गए थे। तो इस असाधारण विजय से अफरीदी नेता की ख्याति काफ़ी बढ़ गई और दूर दूर प्रदेशों के लोग उसकी सेना में भर्ती होने लगे, दूर दूर के प्रदेशों से आकर के उसकी सेना में भर्ती होने लगे। तो उससे उसकी ताकत निरंतर बढ़ती गई। अफ़गानों की एक अन्य जाति खटकों की भी है। यह एक युद्धप्रिय जाति होती है। खटकों की यूसुफजइयों के साथ ख़ानदानी दुश्मनी थी। खटकों का प्रधान सेनापति खुशाल खां था जो कि एक बड़ा कवि भी था और वो हमेशा जो है कहता था कि निडर बन कर के शाही सत्ता का विरोध करो, यानी कि वो अपने अनुयायियों को इस बात के लिए भड़काता रहता था अपनी कविताओं वगैरह के माध्यम से कि पूरी निडरता के साथ शाही सत्ता का विरोध करना चाहिए। और यह काम वो अनेक वर्षों से करता चला आ रहा था। 1667 ईस्वी में यूसुफजइयों पर आक्रमण करने में उसने मुग़लों का साथ दिया था, परंतु अब वह अकमल के साथ मिल गया था और अफ़गानों का नेता बन गया था। तो अपनी वीर रस वाली कविताओं के माध्यम से वह अपने अनुयायियों को, अफ़गानों को उत्तेजित तो करता ही था, लेकिन साथ ही साथ अपने अदम्य साहस तथा अनोखे वीरतापूर्ण कार्यों से भी वह अपने साथी सैनिकों को प्रोत्साहित करता था, उनको उत्तेजित करता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यह विद्रोह धीरे धीरे अब सारे अफ़गानों का एक जातीय आंदोलन बन गया था, जिससे पठानों के उस सारे देश पर उसका जो है बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इस विद्रोह के नेता गण जो है वो मुग़ल सेना के साथ हिंदुस्तान और दक्षिण में रह चुके थे
और शाही फ़ौज के संगठन, शाही फ़ौज की योग्यता और शाही फ़ौज की संचालन क्षमता, चतुराई इत्यादि से वो पूरी तरह से परिचित थे। तो अफ़गानी बड़े ही परिश्रमी होते हैं और अपने पहाड़ी प्रदेश में वे सदैव ही लड़ा करते हैं। इसका कारण युद्ध कला में हर तरह से उनका प्रवीण होना था और इसी कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि युद्ध कला में वो मुग़लों से कहीं श्रेष्ठ थे। तो अमीन खां की हार का समाचार सुनने पर औरंगज़ेब ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए महाबत खां को अफ़गानिस्तान का गवर्नर बनाकर भेजा, परंतु वह स्वयं महाबत खां स्वयं गुप्त रूप से अफ़गानों से मिल गया। फलतः खैबर दर्रे का रास्ता बंद ही रहा। इस पर औरंगज़ेब बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने शुजात खां को एक बड़ी सेना के साथ और ढेर सारी युद्ध सामग्री और तोपखाने के साथ उनका दमन करने के लिए, अफ़गानों का दमन करने के लिए भेजा। साथ ही राजपूत राजा जसवंत सिंह को भी आज्ञा हुई कि वह भी शुजात खां की मदद करें, किंतु शुजात खां ने जसवंत सिंह की सलाह ठुकरा दी एवं अपनी मनमानी की। फलतः शुजात खां परास्त हो गया और 3 मार्च 1674 ईस्वी को मार डाला गया। 1674 में शुजात खां की मृत्यु के उपरांत परिस्थितियां और अधिक भयानक हो गई थीं। अतएव शाही सेना की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए स्वयं औरंगज़ेब रावलपिंडी एवं पेशावर के बीच में स्थित हसन अब्दल नामक स्थान पर गया। जून 1674 और वहाँ से दूर मतलब जून 1674 ईस्वी की बात है ये। तो औरंगज़ेब वहाँ 1.5 साल तक रहा। जुलाई 1674 में उसने अगर खां को दक्षिण से वापस बुला करके खैबर घाटी का रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी उसको सौंपी। घटनास्थल पर स्वयं चूँकि औरंगज़ेब मौजूद था और उसकी मौजूदगी के कारण शाही सेना के सारे प्रयासों को सफलता मिलने लगी और थोड़े ही समय में मुग़ल सेना ने गौराई, गिलजई, शीरानी और यूसुफजई जातियों को बुरी तरह से हरा करके उन्हें उनके गांवों से खदेड़ दिया, उन्हें उनके गांवों से बाहर निकाल दिया। तो दिसंबर 1675 ईस्वी तक समस्त सीमांत प्रदेश में पुनः शांति स्थापित हो गई और स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई थी। अतएव सम्राट हसन अब्दल से दिल्ली की ओर रवाना हुआ। 1678 ईस्वी में अमीर खां ने काबुल में राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण किया और बड़ी ईमानदारी और योग्यता के साथ मृत्यु पर्यंत 20 वर्ष तक वह अफ़गानिस्तान पर शासन करता रहा। अमीर खां ने युक्ति तथा कूटनीति दोनों से काम लिया। वह अफ़गानों से मैत्री संबंध स्थापित करके उनकी सहायता से आने जाने का रास्ता खुला रखने में सफल हुआ। अधिकांश रूप से उसकी सफलता का श्रेय उसकी पत्नी साहिब जी को दिया जाता है, जो कि अली मर्दान खां की पुत्री थी। तो मित्रों, सीमांत सरदारों को धन की सहायता देकर अमीर खां उनमें फूट के बीज बोने में सफल हो गया, जिसके फलस्वरूप अकमल खां के नेतृत्व में अफ़गानों की एकता भंग हो गई। अकमल की मृत्यु के बाद अफरीदियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। खुशाल खां खटक युद्ध करता रहा, किंतु अपने ही पुत्र के विश्वासघात के कारण उसे बंदी बना लिया गया। तो इस प्रकार सीमांत का युद्ध बंद हो गया। तो इस सीमांत युद्ध में मुग़लों को सफलता तो मिली, किंतु इस युद्ध में मुग़लों का बहुत सारा धन व्यय हुआ। इस युद्ध के कारण कुछ वर्षों बाद होने वाले जो राजपूतों के विरुद्ध युद्ध थे, उसमें मुग़लों को अफ़गानों की कोई सहायता नहीं मिली। इस विद्रोह के कारण औरंगज़ेब मराठों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। तो वास्तव में पश्चिमोत्तर सीमा पर औरंगज़ेब को चुनी हुई सेनाएं भेजनी पड़ी और तो इसलिए दक्षिण के मामले में, जैसे दक्षिण में शिवाजी का विद्रोह प्रारंभ हो गया था, तो शिवाजी के विरुद्ध जाने वाली जो सेनाएं थीं वो उतनी अच्छी सेनाएं नहीं थीं जितनी अच्छी सेनाएं की उसने उत्तर पश्चिम में नियुक्त की थी। शिवाजी ने इसका
लाभ उठाते हुए एक के बाद एक अनेक विजयें प्राप्त की। दिसंबर 1676 ईस्वी के बाद कोई 15 महीनों के समय में शिवाजी गोलकुंडा के राज्य में होकर के कर्नाटक पहुँचे और वहाँ से मैसूर और बीजापुर होते हुए वापस रायगढ़ लौट आए। तो शिवाजी का यह काल बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई दक्षिण में। और उसका कारण ये था कि औरंगजेब जो है वो उस समय दक्षिण की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, उसका ध्यान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश पर लगा हुआ था। तो इस तरह से मित्रों, बहुत ही संक्षेप में औरंगजेब की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के विषय में आपको मैंने बताने का प्रयास किया और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।